बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में जिस तरह की डिस्कशन हमने की थी उसका मैं शॉर्ट सा रिव्यू आपको दे देता हूँ ताकि कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने जिन चीज़ों की बात की थी वो थी आपके पास न्यूटन के लॉज को हमने बात की थी। न्यूटन के लॉज को समझने के लिए हमने पहले नेट फोर्स की बात की थी, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ तो जो फोर्स पे बच जाती है या टोटल फोर्स पे जो एक्ट करती है वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। अब वो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ही वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी के अंदर जो उस बॉडी को के अंदर उसकी स्टेट को चेंज करती है। अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना हो तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। अब नेट फोर्स की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर 0 न्यूटन फोर्स आ रही थी नेट फोर्स, इस तरह से ये इसमें भी 0 आ रही थी, फिर इसमें नेट फोर्स कुछ आ रही थी, फिर नेट फोर्स 0 होने का मैंने आपको क्लियर करके मतलब बताया था कि अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 हो तो उसका मतलब है कि या वो चीज़ रुकी हुई है और या वो अगर चल रही थी और चलते चलते उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गई है तो फिर उसका मतलब है कि अब वो जिस इंस्टेंट पर उसकी नेट फोर्स 0 हुई है उस इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी वो उसी स्पीड को कंटिन्यू रखेगी अनटिल उसकी कोई नेट फोर्स बन जाए। तो ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने आपको बुक से डिटेल से समझा दिया कि हर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती रहती है और वो कंटिन्यू रखती है उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स उसकी कंडीशन को चेंज ना कर दे। तो अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था ये भी मैंने आपको बताया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ, क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी या इनर्शिया के ही कॉन्सेप्ट से बना है कि हर बॉडी की इंट्रिंसिक में ये प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कोई अलग से लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं है। अब हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या करना है, न्यूटन के सेकंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में हमने बात करनी है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो भी हमने बुक से ही पढ़ना है। बुक से मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर आपने ये कंप्लीट टॉपिक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने फुल डिटेल के साथ यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आपने इस टॉपिक का यहाँ तक आंसर लिखना है। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो साथ इसकी इक्वेशन नंबर लिखी हुई है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये आपने साथ में नहीं लिखनी। तो क्योंकि ये तो बुक वाले अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं तो इसका आपसे कोई लिंक नहीं होता। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है वो हमने देखना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये बात लिखी हुई थी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ उन बॉडीज़ को डील करता है जो रेस्ट पर होती हैं या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है न्यूटन का सेकंड लॉ फिर उन बॉडीज़ के बारे में नहीं होगा जो रेस्ट पर होंगी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होंगी। तो फिर ये ऑब्वियसली उन्हीं बॉडी के लिए होगा जो एक्सेलरेट कर रही होंगी या डीसेलरेट कर रही होंगी, मतलब जिनकी स्पीड चेंज हो रही होगी। तो क्या कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, हम देखते हैं इसको। तो ये उसी की एक और टाइप की डेफिनेशन है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कह रहा था ना कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स ना एक्ट करे। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि अगर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करे तो फिर इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी तो क्या करेगी, फिर एक्सेलरेट करेगी। तो फिर न्यूटन का सेकंड लॉ यही कह रहा है, कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो वो नेट फोर्स क्या करती है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, उसको फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव होने नहीं देती। और एक्सेलरेशन का मतलब जो है वो आपने जहन में रखना है। एक्सेलरेशन का मतलब को बताया था, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का चेंज होना, और उस स्पीड का चेंज होने का मतलब स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकती है, स्पीड डिक्रीज़ भी हो सकती है। मतलब एक्सेलरेशन की आगे 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो अपने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब वो दोनों टाइप की एक्सेलरेशन शामिल है। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और ये बात मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ कि हमेशा नेट फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। तो
बल्कि शॉर्ट से रिव्यू दे देता हूँ कि उस टाइम मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि ये 4 टर्म्स हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इन ये चारों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अब अगर कोई बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो, अगर किसी बॉडी की मूव कर रही है बॉडी और उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, मतलब उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, तो इन चारों की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ बॉडी जा रही है। कि अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चारों ईस्ट की तरफ ही होंगी। लेकिन अगर कोई बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब वो ब्रेक लगा रही है लेकिन जा तो ईस्ट की तरफ ही रही है, तो उसकी स्पीड कम हो रही है, तो अब उस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होंगी वो तो ईस्ट की तरफ होंगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन और फोर्स होंगी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब वेस्ट की तरफ होंगी। मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं। और अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ कर रही हो तो ये चारों के चारों फिर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स होती है वो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करती है और एक्सेलरेशन और नेट फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ तक आधी डेफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की। अब इसके बाद आधी एक्सप्लेनेशन ये और है न्यूटन सेकंड लॉ की। वो क्या है? वो कहते हैं ये जो एक्सेलरेशन बॉडी में आएगी ये कितनी होगी, इसका क्वांटिटी कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वो कहता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितनी नेट फोर्स आपकी ज़्यादा होगी ये एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा केस है कि अगर आपके पास एक बॉल है तो आप उस बॉल को थोड़ी सी फोर्स दें, वो बॉल रुकी हुई थी, ज़ीरो पर थी, थोड़ी सी फोर्स दें तो उसकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करेगी, उसमें थोड़ी सी एक्सेलरेशन होगी। और अगर ज़्यादा ज़ोर से हिट करें, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो ये वो बात कह रहा है कि एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और ये जो एक्सेलरेशन बॉडी में आती है ये बॉडी के मैस के साथ इन्वर्सली है कि जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आती, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ नहीं होती। कि लेट सपोज आपके हाथ में एक जो है वो क्रिकेट वाला बैट हो और वो बैट आप जो है वो क्या कहते हैं बॉल को हिट करें और दूसरी तरफ खुदा न खास्ता किसी हाथी को हिट कर दें तो आपको पता चलेगा कि बॉल की तो स्पीड अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन हाथी की अगर हुई भी तो बहुत ही थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। मतलब हाथी के मैस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होनी नहीं है। बहरहाल ये मैंने वैसे जो है ना बात की है, आप सीरियस होकर जो है ना वो हाथी को हिट ना करना, एक तरफ से जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है और गुनाह तो अपनी जगह ज़रूर है। बहरहाल तो ये वो दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली है, डायरेक्टली पोजीशन का मतलब आपको पता है, और इन्वर्सली पोजीशन को हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन मैस के साथ इन्वर्सली है तो इसको 1/m करके लिखेंगे। फिर अब इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनेगी बात, A इज़ प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाय M। A क्या है? एक्सेलरेशन, F फोर्स और M बॉडी का मैस जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई थी और जिसमें एक्सेलरेशन आई है। अब ये M वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, A के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F प्रोपोर्शनल टू MA हो जाएगा। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमें इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है जिसको हम नॉर्मली K कह देते हैं। तो और ये K की जो वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाली जाती है, उसकी डिटेल तो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई भी, तो सिर्फ इतना मेंशन हुआ कि ऐसे यूनिट्स के अंदर इस K की वैल्यू को जब भी एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाला गया तो वो 1 ही आई है। जब हमेशा 1 ही आई है तो इसका मतलब है K की जगह हम 1 लगाएं तो F की इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू MA। मतलब ये कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको बताया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट कि जो है वो एक्सेलरेशन न्यूमिनेटर में फोर्स के सामने आ रही है, तो अगर आप फोर्स ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ कि जब आप किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्रिएट हो जाती है किसी भी बॉडी के अंदर तो फिर वो बॉडी रेस्ट में नहीं रहती, फिर वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहती बल्कि उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। और ये एक्सेलरेशन मैस के साथ इन्वर्सली और उस नेट फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसके एंड पर फिर हमारे पास रिलेशन निकल आता है F इज इक्वल टू MA। ये न्यूटन लॉ की डेरिवेशन है। अब F क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि 1 न्यूटन की फ़ोर्स कितनी सी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि 1 न्यूटन की फ़ोर्स इतनी होती है कि जब आप मैथ की जगह पे 1 लिखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पे भी 1 लिखेंगे तो 1 × 1 1 आएगा। मतलब ये कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन द मास ऑफ 1 kg। कि जब आपके पास मास 1 kg हो तो उसमें अगर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो रही हो तो हम कहेंगे हमने कितनी फोर्स लगाई है, 1 न्यूटन की। तो ये यहाँ से क्लियर करके लिखा है कि मैथ की जगह 1 kg लिखा और एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर लिखा, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब 1 न्यूटन 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया और 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आपको बता दी है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम है। तो स्टाइल तो हमने अपने स्टडीज़ का वही रखा हुआ है कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो आपकी बुक की यहाँ पर क्लियर करूँगा, लेकिन आपके अपने एंड के ऊपर है कि आपने जो है ना प्रॉपरली पॉजिटिव होकर इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी है, उन सब चीज़ों को प्रॉपर प्रिपेयर करके आना है अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो। तो क्योंकि अगर हर चीज़ बताई जा रही है तो ऑब्वियसली फिर पूछी भी ज़्यादा दकीक तरीके से इन डेप्थ पूछी जाएगी, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को थॉरली डिटेल के साथ तैयार करके आना है। और वैसे भी ऑनवर्ड्स की स्टडी के लिए आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे बन जाते हैं। 12 तो एग्जांपल नंबर 3.1 हमारे चैप्टर की पहली एग्जांपल इसमें कहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें एक ऐसी बॉडी में जिसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, 20 न्यूटन, और मास कितना था, 8 kg। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये लाजमी क्लियर कर दूँ या अपने बात बिल्कुल जहन में रखनी है, किसी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आती है, ये भी हमने न्यूटन लॉ में भी सेकंड लॉ में भी यही बात पढ़ी है, वो हमेशा नेट फोर्स से आती है। आप किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं अगर वही नेट फोर्स हो तो फिर तो वही एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी, और अदरवाइज़ अगर जो है आप किसी बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स करते हैं और उस बॉडी को एक बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मिलती है तो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी, जो उस पर नेट फोर्स है उसको बची हुई फोर्स मिलेगी वो उसको मिलेगी और वही उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो जिस तरह से वो पीछे कार वाली एग्जांपल आपके माइंड में होनी चाहिए, आप पिछले लेक्चर से निकाल भी सकते हैं कि उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5000 और बैकवर्ड डायरेक्शन में 1500 न्यूटन फोर्स लग रही थी, तो उसके ऊपर नेट फोर्स थी 3500 न्यूटन। अब जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5000 न्यूटन फोर्स उसने इंजन में लगाई है उससे उसमें एक्सेलरेशन नहीं आने लगी, उसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो उसकी 3500 न्यूटन जो फोर्स बची है नेट फोर्स वो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। इसलिए जब भी आप F=ma का फार्मूला लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ का और उसमें से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको नेट फोर्स ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने नेट फोर्स का वर्ड नहीं यूज़ किया और जो फोर्स एक ही फोर्स दी हुई है तो हम इसी को फिर ऑब्वियसली नेट फोर्स ही हमें लेना पड़ता है। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने F=ma का फार्मूला यूज़ करना है और बुक में खैर एग्जांपल हुई भी हैं तो लेकिन आपने खुद से करना है इनको। तो F=ma का फार्मूला लगाना है, फोर्स भी दी हुई है और मैस भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मैस को जगह डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन A=F/m आ जाएगा, F/m की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब जो दूसरा है एग्जांपल 3.2 इसको मैं आपकी बुक से थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कहते हैं एक बॉडी है जिसके ऊपर जिसका मास है 5 kg और उसमें एक्सेलरेशन कितनी आ रही है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। उस पर फोर्स कितनी लगी है ये उसने हमें नहीं बताया। वो कहता है कि अगर उसी बॉडी के अंदर नहीं सॉरी वो कहता है कि अगर उतनी ही फोर्स जो है सेम फोर्स कि अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं एक और बॉडी के ऊपर जिसका मास चेंज है, उसका मास 5 था तो अब दूसरी बॉडी का मास कितना है 8 kg, लेकिन इस पर भी हमने फोर्स कितनी लगानी है उतनी लगानी है, तो इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी।
तो इसका हम पर क्या करेंगे, एक हमारे पास केस बन जाएगा, पहला केस जिसमें हम इस वाले मैस को, जो 5 kg मैस था, उसको हम m1 से डिनोट करेंगे और उसकी एक्सेलरेशन को हम जो है वो a1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आपको कर्सर पे नज़र आ रहा हूँ। और जो दूसरा मैस है उसको हम m2 कहेंगे, जो और उसमें एक्सेलरेशन आनी थी जो हमने फाइंड करनी है उसको हम a2 कहेंगे। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएं तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन फर्स्ट केस में भी वही फोर्स थी, सेकंड केस में वही फोर्स थी, तो इसलिए हम उसका F1 और F2 नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट F ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती उसके साथ कोई सब्सक्रिप्ट भी नहीं लगता। तो F इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट केस था उसमें m1a1 हो जाएगा, सेकंड केस में F इज़ इक्वल टू m2a2 हो जाएगा। दोनों फोर्सेस इक्वल थी तो इन दोनों की वैल्यूज़ को भी इक्वेट करेंगे, मतलब m1a1 m2a2 के इक्वल होगा। यहाँ पर आप m1a1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे और a2 को एज रखेंगे और a2 का आंसर आपके पास 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से प्रॉब्लम 3.1। अच्छा, प्रॉब्लम तो मैंने वैसे वो करवाना नहीं था, एग्जांपल मैंने वो समझा दिया, लेकिन प्रॉब्लम करवाना नहीं था। लेकिन ये कि ये मैंने इसीलिए प्रॉब्लम के सामने रखा हुआ है कि आप इसका स्टाइल देख लें कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हुआ है। आपने बिल्कुल इसी स्टाइल के ऊपर ही हेडिंग्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी जो ना रिमेनिंग प्रॉब्लम्स करनी है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाने। तो अब इसमें भी अगेन आपको फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन की और एक्सेलेरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे मैथ्स पूछा हुआ है तो आप F इज़ इक्वल टू पहले डाटा लिखेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और लिखेंगे M इज़ इक्वल टू F ओवर A आ जाएगा आपके पास, और मैथ्स यहाँ से आपके पास 10 kg आ जाएगा। यहाँ तक भी आप कर दें तो इनफ है। ये लाइन आपने जो लास्ट में उन्होंने लिखी हुई है आंसर इज़ इक्वल टू दिस, ये लाइन ना भी लिखें, लेकिन इतना इनफ है कि आप ये लाजमी करें और इसको बेहतर है कि इसको इनक्लोज कर दें किसी बॉक्स के अंदर। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.1 था। अब प्रॉब्लम 3.4, तो इसके अंदर भी अगेन आपके पास फोर्स दी हुई है, मैथ दी हुई है और एक्सेलरेशन पूछी हुई है, जैसे एग्जांपल 3.1 में पूछी हुई थी। तो आप यही फार्मूला F इज़ इक्वल टू एम ए लगाएंगे और इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी। एग्जांपल 3.3 ये काफ़ी टेक्निकल है, अब इसको बहुत तरीके से आपने समझना है। कहते हैं कि लेकिन अगर आपके पास वो पिछले कॉन्सेप्ट हुए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नेट फोर्स के बारे में बताए हैं, और मेनली जो बात आपको बताइए कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आती है तो वो अप्लाइड फोर्स से नहीं आती, बल्कि नेट फोर्स होती है जो बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। तो फिर आपको ये एग्जांपल इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो वो कहता है कि एज साइक्लिस्ट ऑफ मैथ 40 kg एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक साइक्लिस्ट है जिसका मैथ 40 kg है और वो कितनी फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन टू मूव इज बाइसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस साइकिल में कितनी एक्सेलरेशन आ रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कहता है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रोड और टायर के बीच में होनी चाहिए। जब अब इसी चैप्टर के एंड के ऊपर एक टॉपिक आएगा, बहुत डिटेल टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वहाँ पे भी उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपने फार्मूलाज भी हैं। तो समटाइम स्टूडेंट्स को जब एग्जांपल एग्जाम में मिलती है तो वो समझते हैं ये शायद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, तो ये शायद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फार्मूले सॉल्व करनी है, जबकि इसका उस फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ के बिहाफ पर सॉल्व होती है, तो ये अपने जहन में रखना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो वो मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ। आपके सामने मैथ कितना था 40 kg, एक्सेलरेशन कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अप्लाइड फोर्स थी। यहाँ पे F0 मैंने लिख दिया, आपने इसके पीछे अप्लाइड फोर्स लिख देना है। जो अप्लाइड फोर्स है वो कितनी है 200 न्यूटन। अच्छा, अब नेट फोर्स उस साइकिल को कितनी मिली है वो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि साइकिल जब मूव करेगी तो हम साइकिल पे आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो लाजिम आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट करती है हर वक्त रोड और टायर के बीच में, वो उसको पीछे की डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगी। तो अब जो नेट फोर्स उसको मिलेगी वो कितनी होगी, यहाँ नीचे देखें ये लिखा हुआ है नेट फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अप्लाइड फोर्स उसको साइकिल को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो उसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगी। तो अब जो बची हुई फोर्स होगी वो हमारे पास नेट फोर्स होगी। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, नेट फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसकी इक्वेशन होगी। अब हमारा टास्क है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। अच्छा, अप्लाइड फोर्स हमें पता है, हाँ जी पता है, वो कितनी है 200 न्यूटन। नेट फोर्स हमें पता है नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसने हमें एक्सेलरेशन दी है और एक्सेलरेशन का ताल्लुक नेट फोर्स से होता है तो हम इजीली वहाँ से जो है नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब F इज़ इक्वल टू एम ए अगर हम लगाएंगे तो हमें जो फोर्स मिलेगी वो नेट फोर्स ही मिलेगी। तो F इज़ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, मैथ 40 और एक्सेलरेशन 3 यूज़ करेंगे तो नेट फोर्स आपके पास 120 आ जाएगी।
अप्लाइड वन 200 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 80 न्यूटन फोर्स थी जो उसको बैक साइड पर रोकने की कोशिश कर रही थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारी एग्जांपल 3.3 थी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इसको हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हो चुका है, आपका लेक्चर नंबर 3 था। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।